तक जाते हैं, उन्हें अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ सवाल, कुछ शंकाएं उत्पन्न होती है, कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं उनके मन में, राइट। और इन डाउट्स का जब तक आप सटीक समाधान ना देते, बंदा आपके साथ नहीं जुड़ता। तो ये जरूरी है कि हम जिन प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान दिखाते हैं, जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जब उनके डाउट्स क्रिएट हो तो उस डाउट का समाधान करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि आप अगर उनके सवालों का समाधान नहीं करेंगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, उन्हें कोई और मिल जाएगा, और जो मिलेगा वो उन सवालों के सही जवाब नहीं देगा, है ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड का कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, जिनकी एक्सपर्टीज है ना। अगर आपको खाना बनाना सीखना है तो आपको शेफ के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको वकालत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो जो जिनकी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, उनसे पूछेंगे तो सटीक उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर XYZ किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो आपको सही उत्तर नहीं बताएगा, वो आपको कुछ भी बता देगा, और इससे क्या होता है कि उनका आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो खराब हो जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, सर किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, एक एक बंदा एक एक करोड़ का हो सकता है। यू नेवर नो कि वो जिस बंदे को आपने प्लान दिखाया, जिस बंदे को आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो बंदा कैसा चमत्कार कर सकता है, कितने लोगों की टीम खड़ी कर सकता है, कितना शानदार बिजनेस कर सकता है। बंदे को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। जब किसी को आप प्लान दिखाते हैं तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कंक्लूड करें, और कंक्लूड तब होगा जब आप उनके जो भी उनके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उत्तर दे देते हैं। एट द सेम टाइम कभी कभी जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो हमारे ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उनके मन में भी कभी कभी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो उनको मार्केट से बहुत सा फीडबैक मिलता है। कुछ अच्छे फीडबैक्स होते हैं, कुछ खराब फीडबैक्स होते हैं। तो अच्छे फीडबैक्स उनके मोरल को हाई करते हैं, उनके मनोदशा को परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं मार्केट, तो ये उनको नेगेटिव करती है, ये उनको डिमोटिवेट करती है। तो टाइम टू टाइम हमें अपने आप को भी चेक करने की जरूरत है। और इन सेशंस में बेसिकली जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशंस में हम उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जो हमें अमूमन सब मिलते हैं, राइट। तो आइए आज के सेशन में आपको लेके चलता हूं और हम लोग बात करते हैं लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। So welcome my dear friends, objection handling, right? आपकी स्क्रीन पर आज का सबसे पहला लेसन ये है। इस लेसन को अगर आप अपने जीवन में आत्मसात कर सके, अगर आप इस लाइन को आज के सेशन से ले जा सके, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कहते हैं डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, because argument is to find out who is right and discussion is to find out what is right, my dear friends. आज के सेशन से अगर आप इस एक लाइन को अपने घर ले जाएं, अगर आप इस एक लाइन को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करता, आपके एंटायर लाइफ पे अगर आप इसको इंप्लीमेंट करें तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है दोस्त। डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, माय डियर फ्रेंड। जब भी हम किसी बातचीत के अंदर जाते हैं, किसी कन्वर्सेशन में जाते हैं, तो वहां दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। या तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, या तो डिस्कशन कर रहे होते हैं, या फिर बहस करने की नौबत आ जाती है, या फिर हम आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, राइट। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी बातचीत के अंदर में डिस्कशन हमेशा आर्गुमेंट से ज्यादा बढ़िया होता है। क्योंकि बात जब तक डिस्कशन पे होती है, जब तक बात डिस्कस हो रही होती है ना, तो मुद्दा ये होता है कि क्या सही है ना। और जैसे ही बात आर्गुमेंट पे आ जाती है, जैसे ही बात बहस पर आ जाती है, तो फिर मुद्दा ये हो जाता है कि कौन सही है। क्योंकि हर आदमी की अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, हर आदमी की अपनी ईगो होती है, और जैसे ही बात बहस पे आती है तो फिर सही और गलत से बात भटक जाती है। हर आदमी अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, हर आदमी अपना आत्मसम्मान बचाना चाहता है। फिर लड़ाई इस बात की हो जाती है कि कौन सही है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो ये बहुत ही बड़ा खतरनाक काम है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से कभी बहस नहीं कर सकते सर।
बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, तो वो बहस में चले जाते हैं, आर्गुमेंट में चले जाते हैं। आर्गुमेंट करना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब आप आर्गुमेंट करते हैं तो दो ही सूरत हो सकती है, या तो आप आर्गुमेंट जीत जाएंगे या आप आर्गुमेंट हार जाएंगे। अगर आप आर्गुमेंट में हार जाते हैं तो आप आर्गुमेंट ऐसे ही हार जाते हैं, आप वो बंदा भी हार जाते हैं। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट जीत जाते हैं तो भी आप हार जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसे हराया जाए। इस दुनिया में कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव, जो आपका प्रोस्पेक्ट था, उसको आपने तर्क में तो हरा दिया, उसको आपने आर्गुमेंट में तो हरा दिया, लेकिन आप वो बंदा हार जाते हैं, फिर वो जुड़ता नहीं आपके साथ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जब आप उनको प्लान दिखाते हैं, जब आप उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो मकसद क्या है आपका? क्या आप वहां बहस जीतने गए हैं या आपने बंदे की आईडी लेनी है? ऑब्वियसली आपने बंदे की आईडी लेनी है, तो बहस मत कीजिए सर। हमेशा कन्वर्सेशन को डिस्कशन मोड पे रखिए। अगर आप कन्वर्सेशन मोड को डिस्कशन पर रख सके ना, तो जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करता, पूरी जिंदगी में अगर आप आर्गुमेंट से जितना ज्यादा दूर रहेंगे ना, उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। So discussion is always better than argument, my dear friends, because argument is to find out who is right, and discussion is to find out what is right. तो you know, कभी भी आर्गुमेंट करने की कोशिश ना करें सर। तो बातचीत करने की तरीका क्या है? बातचीत करने का तरीका एक सिंपल टेक्निक है, एक सॉफ्ट स्किल है, जिसे हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। दुनिया में हर चीज को करने के तरीके होते हैं, है ना? अगर आपको दाल बनानी है तो उसका तरीका है, अगर आपको साइकिल चलानी है तो उसका तरीका है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी से सफल बातचीत करना चाहते हैं, जब आप किसी इंसान से सफल बातचीत करना चाहते हैं, उसका भी एक सॉफ्ट स्किल है, जिसे हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड, माय डियर फ्रेंड्स। एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके बिना बहस किए आप लोगों के विचार बदल सकते हैं। जब सामने वाला और आपके विचारों में मतभेद होता है ना, इसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, तभी ऑब्जेक्शन आती है, तभी समस्याएं आती है। आपने उनको प्लान दिखाया, अगर वो आपके प्लान से सहमत हो गए, तब तो ऑब्जेक्शन ही नहीं हुई, आपके आपके विचार और उनके विचार दोनों मिल गए, तब तो कोई मतभेद नहीं हुआ। मतभेद तभी होता है जब दो लोगों के विचार आपस में मेल नहीं खाते। दो लोगों की मत अगर मेल नहीं खाते तो मतभेद हो जाता है ना? और मतभेद होने के बाद जरूरी ये है कि आप उनको अपने विचार का बनाएं, और सामने वाले के विचार को चेंज करना बड़ी मतलब चैलेंज वाली बात होती है सर। तो बिना उन्हें नाराज किए, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले का विचार बदल कर आपके विचार से सहमत हो जाए, तो आपको एक सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ती है। एक सॉफ्ट स्किल इम्प्लीमेंट करना है, आगे लेके चलता हूं। इसे सिंपल करना कुछ नहीं है। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, जब भी आप अपने कस्टमर के पास जाएं, वो कुछ भी कहें तो आपने बहस नहीं करनी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना प्रोडक्ट, अब वो कहने आपसे तो दूसरी वाली कंपनी का ज्यादा बढ़िया है, ये तो लड़ मरेगा, ये लगेगा बहस करने, ये बोलेगा नहीं जी कैसे हमारा नुआ बढ़िया है, वो कहे रिजल्ट जीरो। अगर इनोवा को गलत कहे तो आपको तुरंत उससे सहमत हो जाना है, आपको उन्हें कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जरा सोचिए, अगर सामने वाला का जो विचार है उस विचार के साथ आप सहमत हो जाए तो बहस तो वहीं खत्म हो जाएगी ना। मान लीजिए कोई कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है, आप बोलेंगे नहीं ठंड है, तो बहस होगी। अगर सामने वाला कहता है कि आज गर्मी है और आपने कहा जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज गर्मी है, तो इसके बाद वो कंटिन्यू आज गर्मी है, आज गर्मी है, आज गर्मी है बोलना तो जारी नहीं रख सकता ना, फिर तो बहस खत्म, बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। उसने कहा गर्मी है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो जाती है तो हम अगले बात पे जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले बात पे टिके रहेंगे, पहले बात पे अड़े रहेंगे, तो वो कहेगा गर्मी है, आप कहेंगे गर्मी नहीं है, फिर वो कहेगा गर्मी है, फिर आप कहेंगे गर्मी नहीं है, फिर तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर वो जो कुछ भी कहते चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो हमें सबसे पहले उन्हें ये बताना है कि आप जो कह रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट खराब है, आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी हम अपने प्रोडक्ट को खराब कैसे बोलते हैं? मैं आपके प्रोडक्ट को खराब बोलने की बात नहीं कह रहा,
मैं एक सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की बात कह रहा हूं। इस बात को हमेशा याद रखिए सर, शेविंग करने के पहले साबुन लगाया जाता है। आप शेव करते होंगे, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब हम शेव करते हैं ना, तो छुरा चलाने के पहले, रेजर चलाने के पहले साबुन लगाया जाता है, ताकि चलाते समय दिक्कत ना हो। ये वो साबुन है। किसी की हजामत बनाने के पहले साबुन लगा देंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। किसी के विचार को परिवर्तित करना चाहते हैं तो पहले उनके विचारों को सूदन करना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी कहते हैं ना, तो उनको आप कहिए कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बहस खत्म हो जाती है, विरोधाभास खत्म हो जाता है। उनके अंदर जो एक एग्रीमेंट की भावना आती है, उनको लगता है कि ये सामने वाला भी हमारी तरह ही। जब मैं और आपका हमारा मत मिल जाता है ना, तो फिर मन सुनने के लिए ईगर हो जाता है, फिर वो ओपन हो जाता है वो आपकी बात सुनने के लिए। उसको लगता है यार हम तो एक ही टीम में है, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट खराब है, ये भी कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ठीक खराब है, तो चलो आगे बात करते हैं। तो फिर लोगों को चीजें समझाना आसान होता है, राइट। तो अगर आप सामने से आप मार्केट में जाए, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन आए, तरह का से हार्श ऑब्जेक्शन भी आए, है ना, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, आप जैसा फील बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। उसके बाद टेक नाम लीजिए। पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। जब आप पॉज लेते हैं ना सर, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये कुछ कहने वाला है। पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। खैर आज का क्लास इसके ऊपर नहीं, किसी दिन हम लोग कन्वर्सेशन में बातें करेंगे, हाउ टू लोगों से बातचीत कैसे करें। टेक पॉज। उसके बाद उनको कहिए मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। फील के बाद आता है फील्ड। फेल्ट यानी मेंटोर से ये बात पूछी, फिर मैंने अपने ट्रेनर से ये बात पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा नहीं बल्कि इस तरीके से। फिर फाउंड क्या हुआ, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि मुझे पता चला कि नहीं नहीं, जैसा मैं सोचता था वो गलत था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको कहा कि आपका नोवा काम नहीं करता, तो उससे बहस नहीं करनी है। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, लेकिन जब यही को मुझे लगता है कि नोवा काम नहीं करता, तो शानदार विचार उनके ऊपर लगाएंगे ना, तो आपसे वो बहस करेंगे। आपने कहा मेरे मेंटर ने मुझे बताया, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया। तो आपको दुनिया, आप ये कह रहे हैं कि आप जो सोचते हैं मैं भी वैसा ही सोचता हूँ, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जैसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने भी अपने अपलाइन से यही बात पूछी थी, तो मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया, मेरे मेंटोर ने, मेरे ट्रेनर ने मुझे ये बताया कि आप जैसा सोचते हो ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह का है। और तब जब मैंने फैक्ट्स एंड हमेशा ये याद रखिए दोस्त, जब आप किसी के विचारों को बदलना चाहते हैं तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिससे कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड फिगर डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जांपल, अभी दिन है, तो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वो आके कहे कि आज दिन है, तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? आप तो मानेंगे। आप थोड़ी कहेंगे कि नहीं अभी रात है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा दुश्मन है, ये इसकी बात नहीं मानूंगा। ये दिन कह रहा तो मैं रात बोलूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ चीजें यूनिवर्सल फैक्ट्स होती है जिन्हें सबको मानना पड़ता है ना। तो जब आप यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं, तो सामने वाले को आपसे सहमत होना ही पड़ता है, और जब एक बार सहमति हो जाती है तो फिर बातें आसान हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पा रहा हूँ। ये चीजें टेक्निकल चीजें शुरू में हो सकता है थोड़े से डिफिकल्ट लगती हैं ये चीजें, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे ये चीजें आसान हो जाती है। याद कीजिए जब पहली बार आपने साइकिल चलाई थी, याद कीजिए जब पहली बार आपने बाइक या कार चलाई थी, पहली बार आप स्विमिंग करने गए थे, आपको बड़ा टफ लगा होगा, लेकिन बाद में ये चीजें हमारे रिफ्लेक्स में आ जाती है। आप
फोन में बात करते करते कार आराम से ड्राइव कर लेते हो, है ना। कब गियर चेंज करनी है, कब ब्रेक लगानी, वो सारी चीजें हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाती है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब शुरू शुरू में आप जाते हो ना, तो आपको जब कहा जाता है ब्रेक लगाओ, तो आप नीचे देखते हो कि ब्रेक कहाँ है, पाँव ब्रेक पे ले जानी है। ऐसा होता था ना, जो लोग कार चलाते मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब आप साइकिल चलाना सीखते थे, शुरू शुरू में साइकिल पे पैडलिंग करनी कितनी मतलब मेहनत का काम लगता था, कितनी दफा गिरे होंगे आप। लेकिन एक बार जब आपका बैलेंस आ जाता है ना, तो फिर वो आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाता है, आप अननोइंगली चलाते रहते हो। आप फोन में बात कर रहे हो, हेडफोन आपने लगा रखा और साइकिल अपने आप चल रही है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ खड्डे से उसे बचाना है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती है ना। फिर वो आसान हो जाती है हमारे लिए। तो किसी भी स्किल को जब आप सीखने शुरू करते हैं, तो शुरू शुरू में वो थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, शुरू शुरू में थोड़ा आपको टफ लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका अभ्यास करते जाएंगे, वो चीजें आपके रिफ्लेक्सेस में आने लगेंगी। और जब वो चीजें आपके रिफ्लेक्सेस में आने लगेंगे, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होने लगती है। फिर जब आप पानी में जाते हो, तो आपका हाथ अपने आप चलने लगता है, जब आप स्विमिंग सीख लेते हो। नहीं सीखे बिना जब पहली बार आप स्विमिंग में जाते हो, तो डूबने लगते हो, आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको लगता है कि मैं तो जिंदगी में नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे बाद में इतना आसान हो जाता है कि आप तो बाजू वाले से बात करते करते तैरने लगते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह कोई भी स्किल हो, चाहे वो हार्ड स्किल हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, शुरू में वो तकलीफ लगती है। तो ये चीजें शायद आपको शुरू में अटपटी लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए, जब एक बार आप ये चीजों को अपने रेफलेक्सेस में लेकर आ जाएंगे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो किसी को अगर आप चाहते हैं कि उनका विचार आप बदल दें, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके विचारों से सहमत हो जाए, तो उसका एकमात्र सॉफ्ट स्किल यही है, फील फेल्ट फाउंड। वो कुछ भी कहते हो, उनसे बहस मत कीजिए। वो जो भी कहते हैं, आप उनको बोलिए आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। फिर मैंने यही बात, जैसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही बात मैंने अपने अपलाइन से पूछी, मैंने अपने ट्रेनर से पूछी, मैंने अपने मेंटर से पूछी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है, उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताए और मेरा विचार बदल गया। देखिए, आप उनके विचारों को बदलने के लिए डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, आपने कहा कि मेरे मेंटर ने मुझे बताया तो मेरा विचार बदल गया। तो इनडायरेक्टली ये बात मैसेज उन तक चला जाएगा कि आप का विचार और उनका विचार तो एक ही है। तो यानी इनका विचार बदल गया, तो उनको लगता है कि उनको भी अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। राइट, आगे लेके चलता हूं। तो अमूमन जब आप इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मार्केट में जाते हो, जब आप लोगों को अप्रोच करते हो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हमें कस्टमर तक जाना पड़ता है। दुनिया में दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, एक जिसमें कस्टमर दुकान तक आता है, और एक जिसमें आपको कस्टमर तक जाना पड़ता है। मान लीजिए आपने किराने की दुकान खोल ली, तो आपको कस्टमर तक जाना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद आपकी दुकान तक आता है ना। आपने कपड़े की दुकान खोल ली, आपने जूते की दुकान डाल ली, आपने कोई दुकान आउटलेट खोल लिया, तो आपको कस्टमर तक नहीं जाना रहता, कस्टमर खुद आप तक आते हैं। राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप कस्टमर आप तक नहीं आते, आपको कस्टमर तक जाना रहता है। यू हैव टू अप्रोच पीपल, माय डियर फ्रेंड्स। तो जब आप लोगों तक जाते हैं, तो लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, अपना लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो लोगों के अंदर जनरली कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और ये सेट ऑफ क्वेश्चन कुछ 20 25 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम। और अगर इन 20 25 30 क्वेश्चंस को आपने रट लिया, अपने दिमाग में, अपने रिफ्लेक्सेस में ले आए, तो फिर आप इस बिजनेस के बापू हो जाते हो। यानी आप इस बिजनेस में एकदम, फिर आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट किया हुआ है ना। तो आइए शुरू करते हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन से। और इन क्वेश्चंस के बाद अगर कुछ क्वेश्चन, जैसे कल मैंने 3 4 नए क्वेश्चंस ऐड करे थे, ये क्वेश्चन स्लाइड में नहीं थे, तो कुछ मार्केट से नए नए क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, और इन सेशंस को हम रिपीट करते रहते हैं। धीरे धीरे नए क्वेश्चंस को भी हम लोग इसके अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों के तरफ से, दैट इज, अगर कंपनी भाग गई तो। जी हाँ दोस्त, जब आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो लोग आपसे जनरली अमूमन एक पहला बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि भाई ये कंपनी अगर भाग गई तो, कंपनी बंद पड़ गई तो। ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपके साथ भी होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, बहस करने लगते हैं, अरे हमारी कंपनी क्यों भाग जाएगी, हम तो ये वो दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा मत कीजिए, आपको सिंपल कहना है कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सर। क्या बात कर दी सर आपने, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं भी इस कंपनी के बारे में पहले ऐसा ही सोचता था कि ये कंपनी कहीं बंद पड़ गई तो, कंपनी कहीं भाग गई तो। यही बात मैंने मेरे अपलाइन से पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया। अब आप उनको बता रहे हैं कि आपके अपलाइन ने उनको क्या बताया आपको।
मेरे अपलाइन ने मेरे को पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, कोई भी कंपनी क्यों भागती है, कब किन सूरतों में भागेगी या कब बंद पड़ जाएगी? तो मैंने बताया कि कंपनी अगर लॉस कर रही हो, कंपनी को फायदा ना हो रहा हो, तो कंपनी बंद पड़ जाती है। कॉमन सेंस की बात है। प्रॉफिट करने वाली कंपनी कभी बंद पड़ती है क्या? नहीं, प्रॉफिट करने वाली कंपनी क्यों बंद होगी? मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी से हर महीने आपको 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है, तो आप उस कंपनी को बंद कर देंगे क्या? नहीं, जिंदगी भर चलेगी। तो कंपनियां वो ही बंद होती हैं जो प्रॉफिट नहीं कर रही होती, जो नुकसान में चल रही होती, या उनका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि उन्होंने लोगों से कुछ कमिटमेंट कर रखे। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, उसने लोगों से पैसे ले लिए, बोला कि हमारे यहाँ 1 लाख रुपए दे दो, हम आपको 2 साल में डबल कर देंगे। अब वो 2 साल में डबल कर नहीं पाएगा तो मजबूरी है, वो बंद करके भागेगा, है ना? लेकिन जिस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा होता है, जो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है, वो कंपनी कभी बंद नहीं होती। अब अगर हम रेडर्स वेलनेस की बात लें, तो उनको बताइए कि देखिए ये कंपनी क्यों नहीं भाग सकती, ये कंपनी क्यों नहीं बंद हो सकती। मैं आपको लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर देने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ वीकली पे आउट है, राइट? एक हफ्ते के अंदर जो भी कंपनी के का बिजनेस होता है, उस बिजनेस का पे आउट थर्सडे को क्लोजिंग होती है, फ्राइडे या सैटरडे तक वो पैसा हमारे अकाउंट में, हमारे हिस्से का जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस कंपनी में आपके कोई पैसे नहीं लगे होते हैं। रिस्क कहाँ होता है? जहां आपके कैपिटल लगे होते हैं। अगर आपने कंपनी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो आपका रिस्क होता है कि ये पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। रेनेटस वेलनेस में आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं लगा होता। आप जो पैसे देते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। बिजनेस टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। और इस बिजनेस मॉडल के लिए आपको कंपनी को एक सिंगल रुपया भी देने की जरूरत नहीं है ना? तो जहां पैसा ही नहीं लगा है वहां रिस्क होता ही नहीं है। अब अगर मान लो आपने बिजनेस करने का निश्चय किया कि नहीं चलो मैं बिजनेस करूंगा, आपने 10-20 लोगों को इस बिजनेस के साथ जोड़ दिया, आपके कहने पे 10-20 लोग इस बिजनेस में जुड़ गए, तो आपका एक कमीशन बनता है। तो उस कमीशन की चिंता हो सकती है कि कंपनी अगर मेरा कमीशन ना दे तो, कंपनी बिना कमीशन दिए बंद पड़ गई तो, ये चिंता होना चाहिए, है ना? तो उनको बताइए कि हमारे यहाँ तो वीकली पे आउट है, राइट? तो एक हफ्ते के अंदर जो भी कमीशन, जो भी बिजनेस जनरेट होता है, उसका कमीशन फ्राइडे या सैटरडे तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, राइट? तो अब उनसे पूछिए कि मान लीजिए कि आपने एक हफ्ते काम किया और एक हफ्ते का पे आउट आपके अकाउंट में नहीं आया, तो अगले हफ्ते आप काम करना पसंद करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो यानी कंपनी मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते का पे आउट ही लेकर जा सकती है, राइट? और हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने एक हफ्ते काम किया, एक हफ्ते का पे आउट नहीं आया, उसके बाद भी आपने अगले हफ्ते काम कर लिया। आपका पे आउट नहीं आएगा तो आप तो फिर कंपनी में फोन लगाएंगे, हेलो जी मेरा पैसा नहीं आया, और आपको पता चला कि कोई फोन उठा नहीं रहा उधर, तो आप तो काम बंद कर देंगे ना। यानी कंपनी मैक्सिमम एक हफ्ते का पैसा होल्ड करती है जी। तो चलिए एक कॉमन सेंस की एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कंपनी के एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपए की सेल हुई, पूरे इंडिया में मिला के रेडिटस वेलनेस में 1 करोड़ रुपए की सेल आई, ठीक है? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हम लोग सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको बात कर रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपए जो कंपनी में आई, उस कंपनी, उसके बदले कंपनी ने प्रोडक्ट भी दिए होंगे, फ्री में तो आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है कि आपसे पैसे ले लेंगे, प्रॉमिस कर देंगे दिस दैट। आप जब प्रोडक्ट लेते हो उसके अगेंस्ट ही पैसा देते हो, और जितने का पैसा देते हो उतने का प्रोडक्ट, बल्कि उससे ज्यादा का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि एमआरपी तो ज्यादा होती है और हमें प्रोडक्ट मिलते हैं डीपी में, यानी जितने का हम पैसा देते हैं उससे ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो अगर 1 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट बिके, कंपनी में 1 करोड़ रुपया पब्लिक का आया, तो बदले में कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट भी तो दिए। क्लियर है? अच्छा चलो, प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग तो आती होगी, कंपनी फ्री में तो वो प्रोडक्ट नहीं बनते, कोई भी प्रोडक्ट कहीं मैन्युफैक्चरिंग होते होंगे तो उसकी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती होगी। तो चलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट 50% मार्जिन होगा, मतलब 1 करोड़ रुपए में जो प्रोडक्ट कंपनी ने दी है उसका उसका कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट 50 लाख रुपए होगा, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है?
तो चलो 50 लाख के तो प्रोडक्ट ही कंपनी ने दिए, वो तो 50 लाख कंपनी के खुद के हो गए, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट दिया उसमें तो कंपनी के पहले पैसे लगे होंगे ना। तो कंपनी ने 50 लाख का प्रोडक्ट दिया और बदले में कंपनी को 1 करोड़ रुपया आया, तो 50 लाख तो कंपनी का खुद का था, अपने पैसे लेके तो कोई नहीं भागेगा। क्लियर है? बोले हाँ। तो अब बच गए कंपनी के पास कितने? 50 लाख रुपए। तो कंपनी जब ये बिजनेस कर रही है तो बिजनेस करेगी तो कंपनी प्रॉफिट भी करना चाहेगी, बिना प्रॉफिट के तो कोई काम नहीं करता, ना आप ना मैं। तो लेट्स अज्यूम कि कम से कम 10% तो कंपनी का बिजनेस का अपना मार्जिन होगा, अपना प्रॉफिट होगा, सबको दे लेके कंपनी कम से कम 10% तो बचाती होगी। तो 10% कंपनी का अगर मार्जिन पकड़ ले तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपया होता है। तो 10 लाख रुपया तो कंपनी का खुद का अपनी कमाई है, खुद का अपना मार्जिन है। तो अपना मार्जिन लेके कोई क्यों भागेगा? वो तो उसके हक के पैसे हैं। क्लियर है? तो हाँ जी क्लियर है। तो 50 लाख प्रोडक्ट की कंपनी के खुद के थे, 10 लाख रुपए कंपनी के खुद की मार्जिन थी, यानी 60 लाख रुपए तो कंपनी के खुद के ही थे 1 करोड़ में। अब बच जाते हैं 40 लाख रुपए। ये 40 लाख रुपए कंपनी को लोगों को बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमीशन देनी है। ये 40 लाख रुपए लेके कंपनी जा सकती है, ये पब्लिक का पैसा है। क्लियर है? हाँ ये क्लियर है जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कंपनी 10 लाख रुपए हफ्ते का प्रॉफिट कर रही हो, तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते अगर वो 10-10 लाख रुपए का प्रॉफिट करेगी तो महीने के 40 लाख तो वो ऐसे ही कमा रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप अगर किसी ऐसी कंपनी के मालिक होते जो कंपनी महीने के 40 लाख ऐसे ही कमा रही है, तो वो किसी एक हफ्ते में 40 लाख लेके वो बिजनेस बंद करके भागना क्यों चाहेगी? अगर कंपनी बंद पड़ेगी तो एक ही बार 40 लाख मिलेगा ना उसको, उसकी दोबारा तो सेल नहीं आएगी। लेकिन कंपनी चलती रहेगी तो 40 लाख तो हर हर महीने मिलेंगे उसको। तो आप सोचिए कि आप ही कंपनी के मालिक हैं, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? एक बार 40 लाख लेकर डब्बा बंद करना पसंद करेंगे, या डब्बा खुला रहेगा और जिंदगी भर 40 लाख लेते रहेंगे? कोई बच्चा भी इस सवाल का जवाब दे देगा कि भाई जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो मैं जिंदगी भर 40 लाख लेना पसंद करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो कमीशन है सर, वो कमीशन आपको कंपनी तभी देती है जब आप सेल परफॉर्म करते। कंपनी ने आपको कोई वादा नहीं किया, कंपनी की कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम हर महीने आपको पैसा देंगे, हर महीने ये करेंगे। पहले सेल होती है, पैसा पहले कंपनी के अंदर आता है, उसके बाद कंपनी आपको पेमेंट देती है। तो कंपनी की लायबिलिटी जीरो है। कंपनी ने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रखा कि सेल नहीं होगी तो भी हम आपको पैसे देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो अगर कोई सेल हुई ही नहीं तो कंपनी को कोई पैसे देने ही नहीं है, कंपनी कहीं नुकसान में नहीं। कंपनी का सेल होगा, प्रोडक्ट सेल होगी, पैसे कंपनी में आएंगे, उसमें से कंपनी आपका जो कमीशन है वो आपको कंपनी देती है। क्लियर है? नो सेल नो इनकम। तो जिस महीने सेल नहीं होगी उस महीने कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं कि किसी को पैसे देने हैं। जब आपने सेल किया, आपने 100 रुपया का सेल किया, कंपनी ने 40 रुपए आपको निकाल के दे दिया, 60 रुपए का कंपनी अपना रख ली। आपने कोई सेल नहीं किया, कंपनी आपको कोई पैसे नहीं देती है। तो कंपनी की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना, कंपनी की कोई लायबिलिटी ही नहीं है। आप सेल करते हैं, सेल से कमीशन जनरेट होता है, सेल से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये इस बिजनेस मॉडल में नुकसान की कहीं कोई जगह ही नहीं। तो जब नुकसान ही नहीं है तो कोई भी कंपनी बंद कैसे पड़ेगी? कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कभी बंद नहीं पड़ती सर। तो जब आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं तो लोगों को ये बात समझ में आए। तो आप लोगों कहेंगे हमारे अपलाइन ने हमको ऐसे समझाया, तब मेरे को बात समझ में आई कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये कंपनी तो कभी बंद पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि इसमें पहले पैसा आता है फिर पैसा देना पड़ता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि कंपनी अपने जेब से पैसे दे रही है और एक दिन कंपनी के पैसे खत्म हो जाएंगे, कंपनी बंद पड़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इस बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट जब सेल होगा, पैसा पहले कंपनी में आएगा, उसके बाद कंपनी आपका एक हफ्ते के अंदर आपका पे आउट जनरेट करती है। तो इस बिजनेस मॉडल में कंपनी को कभी नुकसान नहीं हो सकता, और जिस कंपनी में नुकसान नहीं हो सकता वो कंपनी क्यों भागेगी, वो कंपनी क्यों बंद पड़ जाएगी? प्लस आपका रिस्क इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसमें कोई पैसे तो लगाए नहीं है। बिजनेस तो टोटली ऑप्शनल है, आपने जो पैसे दिए उसके बदले आपको प्रोडक्ट संग संग मिल गया। अब आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है ये आपकी मर्जी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस काम में कोई रिस्क ही ना हो उस काम में फिर दिक्कत कहाँ पे आएगी, है ना? इस काम में आपके कोई पैसे तो इन्वॉल्व नहीं है। जब आप ऐसे समझाते हो लोगों को तो ये बातें लोगों को समझ में आती है, फिर बहस खत्म हो जाती है, उनको समझ में आता है कि बात तो ये ठीक कह रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप उनसे
इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हालांकि इसका और भी टेक्निकल आंसर है, मैं उनको आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझा सकता हूँ, मैं आपको एडॉप्शन कर्व समझा सकता हूँ, मैं आपको बहुत ही टेक्निकल एनालिटिक्स शो कर सकता हूँ कि कोई भी कंपनी कब तक रन करती है, कोई भी कंपनी कब प्रॉफिट मेक करने लगती है। इसका एक टेक्निकल एनालिसिस है, इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। मोटा मोटा अगर आप इतना भी लोगों को समझा देते हैं ना, तो लोगों की बात समझ में आ जाती है। आइए आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिगिनर सेशन है, तो बिगिनर लेवल पे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई एम रेडी टू ज्वाइन बट मुझे कोई नहीं मिला तो। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, जब लोगों को किसी सेमिनार में लेकर आते हैं, जब कोई हमारे अपलाइन कोई हमारे ट्रेनर प्लान दिखा रहे होते हैं, तो वो प्रोफेशनल होते हैं, उनका ऑरा बहुत शानदार होता है, तो जनरली लोग मैस्मराइज हो जाते हैं, उनको ये बिजनेस अच्छा लगने लगता है, उनको लगता है कि यार मैं भी जुड़ जाता हूँ। लेकिन फिर उनके अंदर एक मन में संदेह आता है कि यार मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो। ये क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, बढ़िया, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मुझे कोई ना मिला तो। आप उनको क्या, आप उनसे बहस मत कीजिए, आप उनको क्या कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा फील, सही फील कर रहे हैं। मुझे जब ये बिजनेस प्लान दिखाया गया था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मुझे कोई नहीं मिला तो क्या होगा। यही बात मैंने अपने अपलाइन से पूछी कि सर मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मुझे कोई नहीं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बात बताओ, आप इस बिजनेस में क्यों जुड़ना चाहते हो? क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? हाँ। क्योंकि मार्केटिंग प्लान अच्छा है? हाँ। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो? हाँ। आपको लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है? तो मैंने कहा हाँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके जैसे लोग इस दुनिया में और होंगे कि नहीं होंगे? आपने जो फोन खरीदा है, ये फोन सिर्फ पूरी दुनिया में आप ही ने खरीदा है। मान लीजिए आपने सैमसंग का फोन खरीदा है, तो सैमसंग का फोन पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही ने खरीदा है, ये आपके बाद अब दुनिया में कोई नहीं खरीदेगा? नहीं, ये फोन, यही मॉडल बहुत सारे लोग खरीदेंगे। आपने जो जूता खरीदा है, क्या आपके अलावा कोई और ये जूता नहीं खरीदेगा? नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, सेम जूता सेम कंपनी का खरीदेंगे, है ना? आपको जो डिश अच्छी लगती है, आपको नूडल अच्छा लगता होगा, आपको पिज्जा अच्छा लगता होगा, आपको दाल चावल अच्छा लगता होगा, जो डिश आपको अच्छी लगती है, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ आपको अच्छी लगती है? आपके अलावा और ये डिश कोई नहीं खाता? नहीं जी, सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। आपको जो फिल्म का एक्टर पसंद है, क्या आप ही को पसंद है या आप और किसी को नहीं पसंद है? नहीं जी, हम शाहरुख खान को पसंद करते हैं, हजारों लाखों लोग शाहरुख खान को पसंद करते हैं जी। तो सर, जैसे जो चीजें आपको अच्छी लगती है, आप ही के जैसे हजारों लोगों को अच्छी लगती है, तो जो ये बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हजारों ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा लगे, बस आपको उन्हें बताना पड़ेगा, है ना? दुनिया में ऐसा आप डायनासोर की आखिरी प्रजाति थोड़ी होगी, जो चीज आपको अच्छा लगे आपके बाद अब किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है। आप डायनासोर के आखिरी वंशज प्रजाति तो नहीं हो ना। आपके जैसे लोग धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, आप ही के जैसे लोग इस सोसाइटी में और भी हैं। जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो उनको भी अच्छी लगती है ना? तो जो चीज आपको अच्छा लग रहा है अगर आप उनको बताएंगे तो आपको भी लोग मिलेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। तो लोगों को ये बात समझ में आती है कि हाँ ये बात तो सही है, कि जो चीजें मुझे अच्छी लगती है वो चीजें तो और भी लोगों को अच्छी लगती है। वो याद कीजिए, जब आप 18, 20, 22 साल के थे तो जो लड़की आपको अच्छी लगी थी मोहल्ले की, क्या सिर्फ आप ही को अच्छी लगी थी? मोहल्ले के 4 लड़के और पीछे पड़ते होंगे उसके, है जी? तो जो चीज आपको अच्छी लगती है वो सिर्फ आपको अच्छी नहीं लगती, वैसे और बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है सर, है ना? अब कुछ लोग बोलेंगे कि पड़ोस की बीवी सबको अच्छी लगती है ना? तो खैर ये कंट्रोवर्सी मत जाइए, ऑन द लाइटर नोट, जो चीजें हमें अच्छी लगती है सर वो सिर्फ हमें अच्छी नहीं लगती, वो दुनिया में हमारे जैसे लाइक माइंडेड के लोग बहुत सारे होते हैं, सबको अच्छी लगती है। बस जरूरत है आपको बताने की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी अच्छी लगी थी, मैंने आपको बताया, आज आपको अच्छी लग रही है, कल आप किसी को बताएंगे उनको भी अच्छी लगेगी। अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगेगी ना भाई। तो कॉन्फिडेंटली जब आप इस बिजनेस को बताना शुरू करते हैं तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। तो जब आप उनको ऐसे समझाते हैं, तो जब मेरे सर ने मुझे ऐसा समझाया तो मुझे लगा यस सर बात तो सही है, मैं जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, जो मोबाइल मैं खरीदता हूँ, जो जूते मैं खरीदता हूँ, जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता हूँ, जो डिश मुझे पसंद है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज मुझे अच्छी लग रही है तो बहुत सारे लोगों को अच्छी लगने वाली है। तो बस आप सिस्टम में आ जाते हैं और आप काम करना बस शुरू कर देते हैं। इस तरह से जब आप उनसे बातें करते हैं तो उनको बात समझ में आती है। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स।
आई वॉन्ट टू ज्वाइन बट मेरे पास पैसे नहीं है सर, पैसा का बहुत समस्या है ना। तो कुछ लोग आपको यहाँ बोलेंगे कि सर प्लान देखने के बाद कि सर बढ़िया तो है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है सर। बोलो सर क्या बात कर दी आपने, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मैंने भी अपने अपलाइन को यही बात बताई कि सर बिजनेस तो आपका शानदार है, प्रोडक्ट आपके शानदार है, मैं जुड़ना तो चाहता हूं लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है सर, क्या करें सर, है ना। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, हाथ मिलाओ। उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया कि जिनके पास पैसे नहीं है उन्हीं के लिए तो ये बिजनेस है, जिनके पास पैसे हैं वो तो टाटा बिरला अंबानी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो किराने की दुकान खोल के बैठ जाएंगे, जूते की दुकान डाल लेंगे, फैक्ट्री डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, है ना। जिनके पास पैसे उनके पास तो करने के 50 काम है भाई। जिन बेचारों के पास पैसे नहीं है उन्हीं के लिए तो ये काम है ना। जो आदमी किसी संपन्न घराने में पैदा हो गया, जिसने अच्छी पढ़ाई कर ली, वो एक्सट्रीम एजुकेशन ले लिया, वो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, FRCS हो गया, है ना, वो UPSC क्रैक कर ली उसने, वो कलेक्टर हो गया, किसी का फैक्ट्री था, किसी के पिताजी ने फैक्ट्री डाल रखी है, इंडस्ट्री डाल रखी है, वो अपने इंडस्ट्री में बैठ गया, उनके पास तो करने के लिए 50 काम है सर। ये बिजनेस मॉडल उन लोगों को एम्पावर करने के लिए है कि जो किसी कारणवश जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए, जो किसी कारणवश अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, जिनका जन्म एक मध्यम वर्गीय या लो मिडिल क्लास परिवार में हो गया, तो क्या उनके सपने पूरे नहीं होने चाहिए? क्या वो बेचारा जिंदगी भर गरीब ही रहेगा? क्या जिंदगी भर वो लुटा पिटा महसूस करेगा? क्या जिंदगी भर वो लोकल ट्रेनों में बसों में धक्का खाता फिरेगा? उसको अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने का अधिकार नहीं है क्या? तो सवाल आता है कि हाँ, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी कम से कम जिंदगी में अपने सपने पूरे करने का कोई प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। तो मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि ये वो तरीका है कि आपके पास पैसे आज नहीं है ना, तो जिंदगी में ये बात दोबारा ना बोलनी पड़े, इसीलिए आपको ये बिजनेस करने की जरूरत है ना। ये तो हुआ इमोशनल आंसर। टेक्निकली उन्होंने मुझे बताया कि देखो इस बिजनेस को करने के लिए पैसे तो लगते ही नहीं है, क्योंकि आईडी तो कंपनी में फ्री में लगती है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी आईडी लग जाती है, जिंदगी भर के लिए लग जाते हैं। ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई एनुअल फीस है, ना कोई रिन्यूअल फीस है, कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इस बिजनेस की आईडी फ्रेंचाइजी, इस बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले सकते हो। तो बिजनेस करने के लिए तो पैसे लगते नहीं है। अब बिजनेस को एक्टिवेट करने के लिए आप मिनिमम मान लो कि 2 नोवा से अगर आप इस बिजनेस को शुरू करें, 32 सीसी से आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहें, है ना, तो आप उनको ऐसा कह सकते हो कि देखिए आज आपकी 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल जो भी उम्र है, 20, 25, 30 साल की उम्र से आप अपनी इस शकल को लेकर इस पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, तो इस फेस की कुछ वैल्यू तो किसी के सामने होगी। इस आपके फेस वैल्यू के ऊपर आपको 2, 4, 3, 4, 5 हजार रुपए कोई आदमी 10-15 दिन के लिए तो लैंड कर ही सकता है ना। उधार ले सकते हैं किसी से, आपके भाई साहब हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, जिससे आप 3-4 हजार रुपए उधार ले सकते हैं। तो आप उनसे 3-4 हजार रुपए उधार में लीजिए, 2 नोवा खरीदिए और 10 दिन के 15 दिन के अंदर में ये 2 नोवा लोगों को रिटेल कर दीजिए, बेच दीजिए इसको। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। नोवा को जब आप बेचेंगे तो आपको रिटेल प्रॉफिट होगा, है ना। 2 नोवा बेचेंगे तो 700-800 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होगा। आप किसी भी रेट पे बेच सकते हैं, अगर आप MRP पे बेच सकते हैं, आप लोगों को डिस्काउंट दे सकते हैं। तो नोवा जब आप बेचेंगे सर, तो आपको एक रिटेल प्रॉफिट हो जाएगी, जो आपका फायदा इमीडिएट हो जाएगा, और जो पैसे आपने किसी से लेकर नोवा खरीदा था वो पैसे आप उनको वापस लौटा सकते हैं और आपका बिजनेस फ्री हो गया, राइट। तो इस बिजनेस को अगर आप करना चाहें, अगर आपके अंदर इच्छा हो, तो इस बिजनेस को किया जा सकता है। 3-4 हजार रुपए कोई भी लेंड कर देता है सर। और अगर कुछ लोग यहाँ निर्लज की तरह बोलते हैं कि ना जी हमको 3-4 हजार रुपए देने वाला भी धरती पे कोई नहीं है, तो उनसे पूछिए कि फिर सर 30 साल से 25 साल से आप अपना शक्ल लेके धरती पे घूम रहे हैं और आपके ऊपर कोई 3-4 हजार रुपए का भी भरोसा नहीं करता हो, तो फिर आपने क्या किया है धरती पे, ये तो सोचने समझने वाली बात है ना। कि आप सोचिए 3-4 हजार रुपए भी अगर आपको कोई भरोसा नहीं कर रहा और आप 20 साल 30 साल से दुनिया में घूम रहे हैं अपना शकल लेके, तो आपकी फेस वैल्यू क्या है सर। ये तो चलो बिजनेस की बात है, कल को भगवान ना करे आप कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं, कल को घर पे कोई बीमार पड़ जाए, कल को कोई दिक्कत आ जाए, तब तो कैसे करेंगे सर।
है ना? और ये जो लाइन है, ये जो पैसे नहीं है, बोलने में कैसा लगता है सर? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और जिंदगी भर ये पैसे नहीं है बोलते रहेंगे क्या? एक बार कहीं से अगर आप पैसे का व्यवस्था कर सके और आप 2 नोवा से अगर इस बिजनेस को शुरू कर सके, तो उस 2 नोवा को सेल करके आप उन जिनसे पैसे आपने लिए हैं उनको वापस कर दीजिए। रिटेल प्रॉफिट आपके जेब में आ जाएगा और वेलकम टू रेनेटस वेलनेस, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर परचेज करने का तो कोई मेंडेशन ही नहीं है। हर महीने आपको सामान खरीदना ही नहीं है। जब आप आपकी सुविधा के अनुसार सामान खरीदते हैं, तो हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि हर महीने की कोई बाध्यता नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। नहीं खरीदेंगे तो पे आउट नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप आराम से अपना बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो जब मेरे मेंटोर ने मुझे ये बात समझाई, मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात समझाई, तो मेरी बात समझ में आई कि बात तो ठीक है। इससे आसान और इससे कम बिना पैसे का बिजनेस दुनिया में दूसरा मिलेगा नहीं। और आज पैसे नहीं है, आज अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे तो जिंदगी भर यही कहते रहेंगे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आज अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो हो सकता है 2 4 6 महीने के बाद आपकी स्थिति सुधर जाए और कम से कम आपको ये लोगों के सामने नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। आज मौका है आपके पास। बाकी चॉइस आपकी है कि जिंदगी भर आप ये लूटे पिटे रहना चाहते, जिंदगी भर लोगों के सामने ये कहते फिरेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, या एक बार कहीं से व्यवस्था करके लैंड करके आप 2 नोवा से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर वो पैसा आप वापस कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिजनेस आपका है, आप यहाँ से लाखों करोड़ रुपए एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर एफर्ट आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो जब मेरे मेंटोर ने मुझे ये बातें समझाई तो मुझे अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस हुई कि बात तो सही कह रहा है। मैं आज धरती पे आए मुझे 20 25 30 साल हो गए और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आज मौका मेरे पास है, इस मौके को मैं जाने नहीं देना चाहता। और मैंने अपने बड़े भाई साहब को फोन किया, मेरे मौसी के लड़के को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि यार मुझे 3 4 हजार रुपए की जरूरत है। उन्होंने मुझे 3 4 हजार रुपए दिए। मैंने कहा 10 दिन में लौटाता हूँ। और मैंने 2 नोवा से ये बिजनेस शुरू किया। 2 नोवा मैंने रिटेल करी, मैंने 2 नोवा रिटेल करके उनके पैसे लौटाए, रिटेल प्रॉफिट अपने जेब में रखा और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। और आज देखिए मैं अच्छे खासे पोजीशन पर हूँ। और जब आप उनको ऐसे बताते हैं तो बात उनके समझ में आती है, राइट। आगे लेके चलता हूँ। कुछ लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे जी पैसे तो है जी हमारे पास, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास लोग नहीं है भाई साहब, हम किसी को बोलने नहीं जा सकते, है ना। हमारे पास लोग नहीं है। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, लेकिन लोग नहीं है हमारे पास। तो उनको बोलिए सर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्या बात कर दी आपने सर। मुझे जब इस बिजनेस को दिखाएगा तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि लोग कहाँ है सर, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। मैंने अपने अपलाइन को ये बात बताई कि सर आप प्लान तो ठीक दिखा रहे हो, लेकिन मैं तो जुड़ जाऊंगा, पैसे भी हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग नहीं है भाई साहब मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि सर उम्र कितनी हो गई आपकी। तो उन्होंने कहा कि भाई 25 का हूँ। तो 25 साल में कभी बर्थडे मनाए थे क्या? बोला हाँ जी मनाए थे। तो बर्थडे में कितने लोगों को खिलाया आपने, इनवाइट किया जी? 50 100 लोगों को बुलाया था। अच्छा, आपके घर में कभी कोई शादी हुई होगी? बोला हाँ, बहन की शादी हुई थी, मेरी खुद की हुई। पता नहीं किसने आपको अपनी बेटी दे दी। तो आपकी शादी में कितने लोग आए थे? तो कहा जी 250 300 400 लोगों को बुलाया था जी हमने, बारात में लेकर गए थे। अच्छा, तो ये लोग कहाँ से लाए थे, किराए पे लाए थे या अपनी जान पहचान के थे? ना जी किराए पे क्यों लाएंगे, हमारे जान पहचान के थे, हमारे रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, कलीग थे, कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, मोहल्ले के दोस्त। ये सब टाटा बिरला के खानदान के थे, अकबर के खानदान के थे, या आप ही के जैसे मेरे जैसे लोग थे? नहीं जी, सब हमारे आपके जैसे लोग थे। इनको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? आप एक काम करो, जिन लोगों को आपने बर्थडे में बुलाया था, जिन लोगों को आपने शादी में बुलाया था, उनमें से 10 लोगों को रैंडम निकालो और 10 लोगों से प्रश्न करके पूछो कि यार एक जगह 5 लाख रुपए बट रहे हैं, तुझे चाहिए? मेरा सवाल आपसे है, उनमें से कितने लोग मना कर देंगे कि नहीं जी हमें पैसे की जरूरत है, हमको 5 लाख नहीं चाहिए? बोलेगा कहाँ बट रहा है, जल्दी एड्रेस बताओ। सर दुनिया में हर आदमी को पैसे चाहिए। जो आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, जो आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, जो आपके ऊपर रहते हैं, जो आपके नीचे रहते हैं, सबको पैसे चाहिए। जो आपके कलीग हैं, जिनके साथ आप चाय पीते हो, जिनके साथ आप चेस खेलते हो, जिनके साथ आप, जो जितने भी लोग हैं, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। जैसे आपको जरूरत है, जैसे मुझे जरूरत है, हर आदमी को पैसे की। आप सड़क पे चले जाओ, आंख बंद करके किसी से टकरा जाओ, उससे पूछो भाई साहब आपको पैसे की जरूरत है, क्या लगता है क्या बोलेगा? अगर उसे पैसे की जरूरत ना होती तो सड़क पे क्यों निकलता है, घर में आराम कर रहा होता। सर सड़क पे जितने लाखों करोड़ों लोग निकलते हैं ना सुबह टिफिन लेकर,
आप स्टेशन पे चले जाइए, आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको हजारों लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये सारे लोग घर के बाहर इसीलिए हैं क्योंकि इनको पैसे की जरूरत है। अगर पैसे की जरूरत नहीं होती तो घर में आराम कर रहे होते। किसको अच्छा लगता है गर्मियों में बाहर निकलना? किसको अच्छा लगता है सर्दियों में बाहर निकलना? कौन बरसात में भीगना चाहता है? किसे बसों ट्रेनों में धक्के खाना पसंद है? कौन अपनी मोटरसाइकिल को लेकर ट्रैफिक के सिग्नल में फंसना चाहता है? किसी को तकलीफ पसंद नहीं है सर, लेकिन हजारों लाखों लोग हर रोज निकलते हैं ना, तो सड़क पे जो आदमी पाया जाता है उसको पैसा चाहिए सर, क्योंकि उसको पैसा नहीं चाहिए तो वो घर पे आराम कर रहा होता है। तो लोग ही लोग हैं भाई साहब, आपके जैसे मेरे जैसे लोग ही लोग भरे पड़े हैं। आप जाके बताइए तो सही, लोग ही लोग हैं। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात बताई तो मुझे समझ आया और मैं इस बिजनेस में आ गया और आज मैं शानदार काम कर रहा हूँ। आप भी आ जाएंगे, शानदार काम करेंगे सर। तो जैसे आप लोगों को बताते हैं तो बात उनके समझ में आती है। अगला जो प्रश्न अमूमन लोगों के सामने आता है कि जी ये तो बेकार काम है, वही लोग पकड़ने का काम है, ये तो वही नेटवर्क मार्क चेन बिजनेस है जी, चेन 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 बिजनेस है जी। नेगेटिव बातें लोग इसके बारे में छवि अच्छी नहीं है इस बिजनेस की। लोग बातें करते हैं इसके बारे में, ये तो वही आदमी पकड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है ना। ये इसकी छवि अच्छी नहीं है मार्केट में सर। नेगेटिव कमेंट्स हैं इसके बारे में। लोग इंटरनेट पे मीम्स बनाते हैं, लोग इंटरनेट पे छोटे छोटे वीडियो बना के हंसी उड़ाते हैं लोगों की कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो किराए का सूट बस किराए की टाई पहन कर आते हैं, किराए की गाड़ी में। सर ये सारे इंडस्ट्रीज जो है ना, यहाँ पे सक्सेस का रेट कितना है पता है? हिंदुस्तान में 140 करोड़ से 11 ही बनते हैं, स्ट्रेंथ को भी ले लेंगे तो 16 ही बनते हैं, 16 ही बनते हैं। हीरो हीरोइन की डेटा मैं आपको देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है, मुंबई का रेलवे स्टेशन का नाम सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हर रोज इंडिया का डेटा है करीब करीब 20,000 लोग स्टेशन का नाम पूरे इंडिया से सीएसटी पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर उतरते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए। ये डेटा है किसका? टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है। 20,000 लोग हर रोज मुंबई पहुंचते हैं हीरो बनने, हीरोइन बनने, शाहरुख खान बनने, कैटरीना कैफ बनने। ये डेटा है किसका? और अगर मेरा गणित अच्छा है तो 20,000 रोज यानी 20,000 लोग महीने के कितने हो गए सर? 6 लाख लोग। और इसको अगर साल में ले जाएंगे तो साल के 72 लाख लोग होते हैं। साल में अगर 72 लाख लोग जिस इंडस्ट्री में करियर बनाने जाते हैं, अब आपसे मैं पूछता हूँ, आप 20 हीरो और 20 हीरोइन का नाम बता दो मुझे। लेकिन फिर भी अगर आपके शहर में कहीं पता चल जाए कि इंडियन आइडल की ऑडिशन हो रही है तो माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के घंटों लाइन में खड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा गाना अच्छा गाता है, मेरा बच्चा नाचता बढ़िया है जी, ये अच्छा एक्टिंग, इसको एक बार चांस मिल जाए बस। साल है ना? अगर 72 तो नेगेटिव तो वहां भी है लेकिन उसके बारे में लोग नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है नेगेटिव कमेंट्स की बात। फिर भी अगर आपके तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे एक ऐसी कंपनी बता दो जिसके बारे में इस इंटरनेट पे नेगेटिव कमेंट्स दें। एक सिंगल कंपनी आप मुझे बता दो, आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बता दो। चलो लोग कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं। मैं आपको कहता हूँ आप गूगल पे डालो, सैमसंग बड़ी कंपनी है ना, आप गूगल पे डालो सैमसंग कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन। आप गूगल पे डालो इंडियन गवर्नमेंट कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन। आप डालो इंडियन रेलवे कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन। आप डालो इंटरनेट है ना, आप गूगल पे डालो गूगल कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन। गूगल पे आपको गूगल का कंप्लेन मिलेगा। आप एप्पल पे डालो एप्पल कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन। गूगल पे सर्च करते, मैं आपको कहता हूँ आप गूगल पे डालो सैमसंग। मजेदार बात जानते हैं कि आप गूगल पे डालो भगवान कंप्लेन, श्री राम कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन माय डियर। लोग भगवान के बारे में भी भला बुला कह रहे हैं, यू विल गेट कंप्लेन। और ऐसा सिर्फ हमारी कंपनी के लिए ना, दुनिया की हर कंपनी के कुछ लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, है ना। यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। शादी में देखेंगे फूफा हमेशा नाराज रहता है सर। आप किसी भी शादी में चल जाए देखें फूफा जी नाराज मिलेंगे आपको, वो एकदम नाराज। उनको कभी पनीर नहीं मिलता, कभी उनको पकोड़े नहीं मिलते, कभी कोई उनकी पगड़ी नहीं बांध रहा होता, तो मतलब फूफा हमेशा नाराज रहता है। मेरा सवाल ये है कि फूफा जी के नाराज होने से आज तक आपने सुना कि बारात लौट गई? फूफा जी के नाराज होने से शादी बंद हो गई? ऐसा नहीं होता सर। फूफा नाराज रहते हैं, वो एक आध आदमी में चेयर लगा के उनको मनाने की कोशिश करते रहते हैं। इधर शादी का प्रोसेस अपना चलता रहता है, शादी चलती रहती, फेरे लगते रहते, दिक्कत कुछ नहीं होती। फूफा हर शादी में नाराज रहता है सर, है ना।
तो हर आदमी, आप जिंदगी में कोई काम कर ले, 2-4 लोग आपको नेगेटिव मिल जाएंगे जो उसके बारे में कुछ ना कुछ भला बुरा कर रहे हो, कह रहे हो, है ना? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एप्पल बंद हो गई क्या? गूगल में कोई लोग काम करना पसंद नहीं करते क्या? करते हैं सर, लेकिन कंप्लेंट तो उसके बारे में भी है। आप डालिए, गूगल पे ही जाके डालिए गूगल कंप्लेंट, आपको गूगल के बारे में 1000 लोग कंप्लेन कर रहे हैं, 1000 लोग एप्पल के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, 1000 लोग भगवान के बारे में शिकायतें कर रहे हैं। लोग तो शिकायतें करेंगे सर, लेकिन आपको यह देखना है कि सक्सेस रेशियो क्या है। अगर किसी कंपनी में 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं और 10 लाख में 8 लाख लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन 10 लाख लोग किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं, उसमें 50 लोगों को तकलीफ है, तो ये तकलीफ तो अच्छा खबर है, तो नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव कमेंट है कि सिर्फ 10 लाख लोगों में सिर्फ 50 लोगों को ही दिक्कत है। इससे बढ़िया रिव्यू तो हो ही नहीं सकता। तो आज रेनेटस वेलनेस के बारे में नेगेटिव कमेंट करने वाले आप अगर आप देखेंगे तो कितने लोग होंगे? 100-50 लोग होंगे जो यूट्यूब पे बोल रहे होंगे, जो वीडियो बना रहे होंगे, जो इधर फेसबुक पे डाल रहे होंगे। 50-100 भी मैं ज्यादा आंकड़े बोल रहा हूँ, 10-20-25 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे। 100 लोग भी अगर मैं मान लेता हूँ तो जिस कंपनी में 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं उसमें सिर्फ 100 लोगों को अगर परेशानी है, ये तो अच्छा डेटा है सर। यानी संतुष्टि, लोग ज्यादा संतुष्ट है इसके अंदर, इससे ज्यादा बढ़िया तो डेटा ही नहीं हो सकता। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया में मैं ऐसी कंपनी के मैं काम करूंगा जिसके बारे में कोई कुछ ना बोलता हो, तो सर ऐसा कंपनी तो दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है, ना होगा। मैंने अभी आपको बताया, आप फैक्ट्स एंड फिगर पे चेक कीजिए, आप लोग भगवान से कंप्लेन करते हैं सर, जिसके बारे में आप गूगल पर डालिए भगवान कंप्लेन, आपको यू विल गेट कंप्लेन। लोगों को भगवान से भी शिकायतें होगा। मैंने अभी आप तो आप और हम तो फिर चीज क्या है, चेक कीजिए आप, तो जब आप उनको ऐसे समझाते हैं तो बात उनके समझ में आती है सर। कंप्लेन, आपको यू विल गेट कंप्लेन। आज का समय तो यहीं तक कंप्लीट होता है। हमने 5 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और ये सेशंस, ये चीजें जो है इनको मैं बहुत लाइटर नोट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजी ये कहती है कि हल्के फुल्के तरीके से लोगों को चीजें समझाना आसान होता है ना? जब आप लाइटर नोट पे चीजों को बात करते हैं, हंसते हुए इंसान को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। समझाने की कोशिश और ये बिजनेस ऐसा ही है, गंभीर लोगों का बिजनेस नहीं है सर, ये हंसते खेलते लोगों का व्यवसाय है ना? और जब आप लोगों के प्रश्नों का बिना उन्हें नाराज किए उनको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, है ना? और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर। आपको आपने किसी को प्लान दिखाया ना सर, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके तमाम शंकाओं का समाधान करें, बजाय कि आप उनसे झगड़ा करें, बजाय इसके कि आप उनसे बहस करें। वो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छा होता है। क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड माय डियर फ्रेंड। आदमी प्रश्न तभी पूछता है जब वो काम करना चाहता है। अगर उसे करना ही नहीं होता तो प्रश्न नहीं पूछता, वो ना करके निकल सकता, या वो कहता जी कल बताएंगे और कल आपको फोन नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है सर, यानी वो करना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर कुछ शंकाएं हैं। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो ये अच्छी खबर है, आपको खुश होना चाहिए कि ये करेंगे तो कौन करेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपने आप को तैयार करें। आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा ना, आपकी तैयारी सही रहेगी ना, तो आप किसी भी एग्जाम में जाने से आपको टेंशन नहीं होगा। तो आप किसी भी एग्जाम में और इस बिजनेस से रिलेटेड मैक्स टू मैक्स 25, 30, 35 क्वेश्चन ही वो लोग पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेंगे। तो वो 25-30 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको सटीक पता है ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एकदम बिंदास, एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं, यार क्या पूछ लेगा मेरे से, यही तो पूछ लेगा, मेरे को पता है, यही 10-15-20 क्वेश्चन पूछ लेगा और क्या पूछेगा, उसका आंसर मुझे पता है। फिर आप इस बिजनेस में शानदार तरीके से इसको बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच पाया हूं, राइट? इन इंफॉर्मेशन और इन जानकारी को इम्प्लीमेंट करेंगे जीवन में ना, तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा। कहते हैं लोग नॉलेज ले तो लेते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते। नॉलेज से फायदा लेने का एक ही तरीका है कि उसे इस्तेमाल किया जाए, है ना? नॉलेज ले लिया है और उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ज्ञान की गठरी सिर पे लादे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे सर, वो बोझ है। नॉलेज ले लिया है, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस नॉलेज को आप इस्तेमाल ही नहीं करते वो कचरे के समान, उसका कोई वैल्यू नहीं है सर। उसी नॉलेज की कीमत है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन सेशंस में जो चीजें आपको बताई जाती है, जो नॉलेज आपको दिया जाता है, इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए सर, इसको इस्तेमाल कीजिए। ज्ञान लेके खोपड़ी में रख लेने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान सुनने से अगर लोग करोड़पति होते तो हजारों हो गए होते। इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने से जीवन बदलते हैं। So that's all for today, my dear friends. Rocking Renetas, wish you a very good luck. Have a great day ahead. Thank you very much. Wish you a very good luck. Have a great